अपोलो हॉस्पिटल्स लखनऊ ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। अस्पताल में अब तक 300 रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी की गई। यह उपलब्धि सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि अब सभी लोग, खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले भी, इलाज के बेहतर स्तर को लेकर पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। इस ट्रिपल सेंचुरी से पहले अपोलो हॉस्पिटल्स ने 100 सबसे तेज रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। यह नया आंकड़ा साफ करता है कि बेहतर तकनीक के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है और इसके नतीजे भी बहुत सकारात्मक हैं। जो पहला सवाल आपने किया कि जर्नी कैसी रही, मैं कहूँगा वंडरफुल। कारण ये है कि आई ऑलवेज बिलीव कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है स्पेशली इन मेडिकल फील्ड, वो कहीं ना कहीं मरीज़ के हित के लिए आती है। वही चीज़ डेवलप होकर ऊपर आती है जो मरीज़ को कहीं फ़ायदा देगी। तो उसको जब तक यूटिलाइज नहीं करेंगे और पेशेंट के पास का यूज़र नहीं पहुँचेगा, उस टेक्नोलॉजी का कोई फायदा नहीं। अगर वो 2-4 जगहों पे कहीं अवेलेबल है तो किसी मासेस के यूज़ की नहीं है। तो हमारा भी पर्पज़ यही था कि भाई ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए, यूपी में अवेलेबल होनी चाहिए, हमारे पेशेंट्स के लिए होनी चाहिए, उसका बेनिफिट होना चाहिए। तो वो इस सोच से हम लोगों ने स्टार्ट किया था और वी आर वेरी हैप्पी। तो 300 नंबर कर लेना यूपी जैसी स्टेट में जहाँ पे लोगों की पॉकेट रीजनेबल पॉकेट है, बहुत एक्स्ट्रावेजेंट खर्चा नहीं कर सकते, फिर भी एक नई टेक्नोलॉजी के लिए अपने बेहतरीन आउटपुट के लिए लोगों ने ऑप्ट किया और कर रहे हैं। आज की तारीख में हमारे पास 1.5 महीने की रोबोटिक की वेटिंग है। इतने पेशेंट हैं कि हम लोग कर नहीं पाते। ये अपने आप पे शो करता है कि उसकी एक्सेप्टेंस कैसी है। तो दूसरा, जैसे मैंने बताया कि अब पेशेंट्स को मुझे नहीं बताना होता, वो आते हैं कि साहब मुझे रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कराना है। अब बात रही कि क्यों करना है। जब नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट हम लोग करते हैं तो उसके कुछ तरीके होते हैं करने के, जिसकी वजह से बॉडी पे काफ़ी स्ट्रेस आता है, क्योंकि हमको उस पेशेंट की बॉडी का अलाइनमेंट, उसके जॉइंट का अलाइनमेंट, उसकी बोन्स को समझना होता है। जो इंस्ट्रूमेंटेशन हमारे पास है उससे उसको अलाइन करना पड़ता है, देख के टेबल पे समझ कि भाई ये पेशेंट की बॉडी का स्टेटस है, इस हिसाब से हम जॉइंट को लगाएंगे। आपका जॉइंट अलग, मेरा जॉइंट अलग, इनका जॉइंट अलग। अगर मैं अपने हिसाब से जॉइंट इनको लगा दूंगा, इनके काम नहीं करेगा, इनके हिसाब से मेरे लग जाए तो मेरे काम। तो मेरे जो जॉइंट लगना चाहिए मेरी बॉडी के साथ, इसको कस्टमाइजेशन। वो कस्टमाइजेशन नॉर्मल सर्जिकल प्रोसेस में बहुत लिमिटेड हो सकती है, तो उस वजह से हमें एक्यूरेसी उतनी नहीं मिलती। जब हम रोबोट से करते हैं तो इसमें हम पेशेंट का सीटी करते हैं, सीटी करके हमारा रोबोटिक सॉफ्टवेयर है उसमें डालते हैं और उसमें हम उस जॉइंट को पेशेंट की बॉडी के हिसाब से परफेक्टली प्लेस करते हैं। उसमें हम आधा मिलीमीटर भी इधर उधर शिफ्ट करके उसको अलाइन कर सकते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी। परफेक्ट जो ऊपर वाले ने पेशेंट की बॉडी बनाई है उसके हिसाब से उसको अलाइन किया। तो जब उसको अलाइन करके और रोबोट ऑपरेट करता है तो उसी पोजीशन में जॉइंट को प्लेस होता है। प्लानिंग मेरी सॉफ्टवेयर पे, रोबोट को इंस्ट्रक्शन, तो रोबोट उसको एक्यूरेटली रिप्रोड्यूस कर देता है। हम हाथ से करेंगे तो हम उतना एक्यूरेटली प्लेस नहीं कर पाएंगे, ह्यूमन बॉडी की अपनी वो उसमें लिमिटेशंस होती है। तो दैट इज़ द ब्यूटी, it is perfectly aligned to the patient and that is why less trauma, less complication, faster recovery and life joint की ज़्यादा होनी चाहिए। वो तो समय बताएगा, लेकिन जो एवरेज जॉइंट कितना लास्ट करते हैं ये ज़्यादा लास्ट। पर फिर भी एवरेज लाइफ क्या होती है? नॉर्मली आज की तारीख में स्टैंडर्ड लाइफ हम लोग मानते हैं 20। सर जो मैक्सिमम एज ग्रुप है 60-65 का, उनको और भी बहुत सारी मेडिकल तो कैसे चाहिए सर? ठीक है, हम लोग जब भी पेशेंट मेरे पास ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम लेता है तो हमें ये देखना होता है कि भाई इसका हम क्या सोल्यूशन ऑफर करें। अगर हमने डिसाइड किया कि पेशेंट को सर्जरी करनी है, एनी सर्जरी, नॉट बी रोबोटिक, एनी सर्जरी, तो हम फिर नेक्स्ट लेवल होता है कि पेशेंट को असेस किया जाता है, उसकी जाँचें कराई जाती हैं। अगर मेडिकल इशू डायबिटीज, ब्लड प्रेशर है, फिजिशियन देखते हैं, हार्ट का इशू कार्डियोलॉजिस्ट, लंग का इशू पल्मोलॉजिस्ट देखेंगे, लास्ट में एनेस्थेटिक देखेंगे, भाई एनेस्थीसिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जब सारी चीज़ें होती हैं और सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं तब आप सर्जरी देखते हैं। बहुत बार ऐसा होता है मतलब कि पेशेंट की आपने जांचें कराई और उसका हार्ट ही काम चलाती है, तो आप उसमें सर्जरी थोड़ी ना करिए।
पेशेंट इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव। तो पहले हम हार्ट को ट्रीट करेंगे, जब हार्ट हमारा ठीक होकर इस लेवल पे आएगा तो उनका नी रिप्लेसमेंट किया जा सकता है, करेंगे। तो वो सारे चीज़ों तो आपने जो बात कही बिल्कुल सही, इस उम्र में कोई भी मरीज सिंगल बीमारी लेके नहीं आता, हर एक को 2-4 बीमारियाँ, बीपी शुगर तो मतलब जैसे स्टैंडर्ड, उसको तो बिना पूछे लिख दो, ठीक? तो वो सारी चीज़ें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, मतलब कॉम्प्लिकेशन। बिल्कुल कॉम्प्लिकेशंस आप कोई दुनिया की सर्जरी कर लें, किसी दुनिया के सेंटर पर कर लें, रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन इज ऑलवेज देयर बिकॉज दिस इज नेचर। आप सारी चीज़ें असेस करके सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते। आप जो कुछ भी जितने भी आपके पास जरिए हैं वो सब जांच करके असेस करके तब पेशेंट को आप आगे बढ़ें। फिर भी सर्टेन परसेंटेज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कोशिश ये होती है कि उनको कॉम्प्लिकेशन कितना कट डाउन करें। तो रोबोटिक इज अगेन अ मेथड जिससे हम कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकते हैं। सर ये बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है और हर अभी उसका जवाब मैंने दिया, अभी मैंने जवाब दिया, हम ही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। तो सर आम जनता को क्या भाई- मैसेज है? भाई हमारे दादाजी 94 ईयर्स की एज तक थे और कोई उनको आर्थराइटिस नहीं थी। टिल ही लेफ्ट वॉकिंग सब करते थे, सब एक्टिविटी करते थे, क्योंकि वो शुरू से थे। उनका नियम था कि मुझे 3 किलोमीटर रोज पैदल टहलना है, मुझे योगा करना है। मुझे हम लोग का क्या है, एक्सरसाइजेज आप बच्चे देखिए, हम आप नेक्स्ट जनरेशन को और ज़्यादा प्रॉब्लम, बच्चों को देखिए फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं, टोटल गेम्स टीवी उस पर ज़्यादा एम्फेसिस, फिजिकल एक्टिविटी पे नहीं। तो वो डेवलपमेंट की स्टेज में नहीं है, तो इसका इफेक्ट आपको अगले 20 साल में दिखाई देगा। सर कौन सी मिनिमम एज ग्रुप है और कौन सा मैक्सिमम? मैंने बताया थे 38 ईयर्स का मिनिमम पेशेंट है जिसको मैंने किया और 104 ईयर्स।